शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। आज की पीआईबी की न्यूज़ आई है गुरु तेग बहादुर सिंह से रिलेटेड। आज उनका 400वें नंबर का प्रकाश पर्व था, उसी को कल सेलिब्रेट किया गया था। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी थी। तो इनकी बायोग्राफी हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में। इनके पिता का नाम था गुरु हरगोविंद सिंह और माता का नाम था नानकी देवी। वे अपने माता पिता की 5वीं नंबर की संतान थे और उनके बचपन का नाम था त्यागमल। फिर यहाँ पर इनकी शिक्षा के बारे में बताया जाता है कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। गुरु तेग बहादुर जी की जो शिक्षा दीक्षा थी, मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहिब की छत्र छाया में ही हुई थी, उनके पिता के साथ। इसी समय उन्होंने गुरुबाणी, धर्म ग्रंथ, इसके साथ साथ में शस्त्रों और घुड़सवारी भी सीख लिया था। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी थे। इनकी अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को गुरु बनाया गया था। तो मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमलों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम रखा था त्यागमल। तेग बहादुर था पहले और उसके बाद इनका नाम रखा गया त्यागमल। तेग बहादुर मतलब तलवार के धनी। अब हम देखेंगे गुरु तेग बहादुर के बलिदान की गाथा। औरंगजेब ने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के चलते ही इनका सिर कटवा दिया था। ठीक है, वो क्या कंडीशन थी जिसलिए इनको बलिदान देना पड़ा, वो सारी बात यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर गीता के श्लोक पढ़ता और उसके अर्थ सुनाता था, पर वो पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया था, किंतु उसे उन श्लोकों के बारे में बताना भूल गया था जिनका वो अर्थ नहीं बताया था। उसके बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया, जिससे औरंगजेब को ये स्पष्ट हो गया है कि हर धर्म अपने आप में एक महान धर्म होता है, पर औरंगजेब खुद के धर्म के अलावा किसी और धर्म की प्रशंसा नहीं सुन सकता था। इसलिए उसके सलाहकारों ने उसको सलाह दिया कि वो सबको इस्लाम धारण करवा दे। ठीक है, और उसने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया और कुछ लोगों को ये काम सौंप दिया था। उनका कहना था इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर मौत को गले लगाओ। अब इस प्रकार से ज़बरदस्ती लोगों को धर्म बदलना पड़ा। इस जुल्म के शिकार कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए और उन्हें बताया कि किस तरह इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और यदि नहीं अपनाते हैं तो तरह तरह की यातनाएं देते हैं, बहु बेटियों की इज्जत को खतरा है। जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ हड्डियाँ फेंकी जाती हैं और उनको मारा भी जा रहा है। जिस समय लोग ये समस्या सुना रहे थे उसी समय तेग बहादुर के 9 साल के सुपुत्र थे बाला प्रीतम, जिसको गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वहाँ आए और पिताजी से पूछा कि ये लोग आखिर उदास क्यों हैं, आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हैं। इसके बाद उनके बच्चे ने कहा इनका निदान आखिर कैसे होगा। तो गुरु साहिब का कहना था कि इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो फिर उनका बच्चा बोलता है कि बलिदान के लिए तो सबसे सही व्यक्ति आप ही हो, भले ही बलिदान देना पड़े पर आप इनके धर्म को बचा लीजिए। तो अब वहाँ जो लोग खड़े थे वो बच्चे से पूछते हैं यदि आपके पिता बलिदान दे देंगे तो फिर आप लोग तो अनाथ हो जाओगे। लेकिन बालक का कहना था अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं और अकेली मेरी माँ की विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती हैं तो मुझे स्वीकार है। फिर गुरु तेग बहादुर ने उन पंडितों से कहा कि आप औरंगजेब के पास जाओ और बता दो कि यदि उन्होंने मुझे इस्लाम धारण करवा दिया, गुरु तेग बहादुर ने यदि इस्लाम धारण करवा लिया तो समझ लो कि सब लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे
और यदि गुरु तेग बहादुर को आप नहीं करवा पाए तो फिर आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगज़ेब के दरबार में जाते हैं। औरंगज़ेब ने धर्म कबूल करवाने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच दिए, ठीक है, बहुत सारे कुछ जुल्म किए, फिर उनको कैद किया गया, उनके 2 शिष्यों को मारकर डराने की कोशिश की गई, पर गुरु तेग बहादुर का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने औरंगज़ेब को समझाइश दी कि अगर तुम ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम धारण कराने के लिए मजबूर कर रहे हो तो ये जान लो कि तुम खुद भी सच्चे मुसलमान नहीं, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी ये शिक्षा नहीं देता कि आप किसी पर जुल्म करो। और ये बात सुनकर के औरंगज़ेब को बहुत गुस्सा आया। दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहिब के सर को काटने का हुक्म दे दिया गया था। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक पर इनकी हत्या कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नाम है शीशगंज साहिब। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अभी जो हाल ही में जहांगीरपुरी में दुकानों के ऊपर जो बुलडोज़र चलाया गया था, कुछ बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है उसको यहाँ पर बताया जाता है। अभी पूरी क्लियर सुनवाई नहीं हो पाई है, फुल सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी आने वाले टाइम के लिए फिर से इसको रोक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सरकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपको बॉक्स, स्टॉल, बेंच ये सब हटाने के लिए बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत थी? बुलडोज़र तब चलाया जाता जबकि किसी का घर तोड़ना हो। दूसरी बात, जिन जिन लोगों का भी वहाँ पर दुकान, मकान जो भी टूटा है वो लोग एफिडेविट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जबकि बिना नोटिस दिए ही उनके साथ ऐसा किया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन सामने आया है। इसके अलावा आने वाले टाइम के लिए कुछ समय के लिए इसको अभी सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। उनका कहना है कि अभी हम आपसे बाद में निपटेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पुदुचेरी से, ये रिलेटेड है। पुदुचेरी की जो अपोजिशन वाली पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज अलोंग विद अदर लाइक माइंडेड पार्टीज़, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रदर्शन करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विजिट करेंगे पुदुचेरी को 24 अप्रैल को। इसमें बहुत सारी पार्टियों के नाम दिए गए हैं। ये सारी पार्टियां मिलकर के इनका आगमन का विरोध करने वाले हैं, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड टू स्टेज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर हिज रिसेंट कमेंट ऑन मेकिंग हिंदी कंपलसरी, ठीक है। हिंदी को कंपलसरी बनाने की बात अमित शाह के द्वारा कही गई थी, उसी को लेकर के उनका ये विरोध प्रदर्शन है। मिस्टर शाह ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी एज द लिंक लैंग्वेज, एंड दैट यूनियन कैबिनेट ऑलरेडी हैड स्टार्टेड ट्रांजैक्टिंग 70% ऑफ इट्स एजेंडा इन हिंदी। और इस केंद्र की सरकार ने, ठीक है, ये जो कैंपेन है इसको स्टार्ट भी कर दिया है। इसका उद्देश्य है टू इम्पोज बीजेपी's कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री वन लैंग्वेज फार्मूला। बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती है एक देश एक लैंग्वेज का फार्मूला लागू हो, इसीलिए ये लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि इधर वाले एरिया में और साउथ वाले एरिया में उनकी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल से। केरल की गवर्नमेंट और नीदरलैंड की सरकार, ठीक है, दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। इसके बारे में ये खबर आई है, इसको हम देखेंगे। केरल की सरकार चाहती है कि केरल का जो इतिहास है उस पर वो एक परियोजना लाना चाहती है, ठीक है। इसीलिए वो नीदरलैंड की हेल्प लेना चाहती है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबरिकस परियोजना, ये परियोजना का नाम याद रखना है कि ये परियोजना किससे संबंधित है।
तो कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए गुरुवार के दिन क्या किया है, नीदरलैंड के साथ में एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि 18वीं शताब्दी के जो डच दस्तावेज थे, डच दस्तावेजों का वो यूज़ करेगी, ठीक है, और इसके यूज़ करते हुए केरल के इतिहास वो और भी अच्छे से समझने की वो कोशिश करेगी। कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना को केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च KCHR, राष्ट्रीय अभिलेखागार और नीदरलैंड में लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसको कौन कौन ऑपरेट कर रहे हैं? इसको KCHR और नीदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी है लीडेन यूनिवर्सिटी, दोनों इसको कार्यान्वित कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 साल में पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री विजयन का कहना है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सेव करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि फ्यूचर की आने वाले जो बच्चे हैं वो इनको देख सकें, इतिहास को समझ सकें। उन्होंने केरल को उच्च शिक्षा के लिए एक गुणवत्ता केंद्र के रूप में बदलने की सरकार की इच्छा को भी दोहराई थी। नीदरलैंड और भारत के बीच में जो मजबूत संबंध हैं इन पर उन्होंने जोर दिया था और आशा व्यक्त की है कि कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना केरल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देगी। परियोजना के हिस्से के रूप में केरल के स्टूडेंट को लीडेन यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलने वाला, जबकि नीदरलैंड के छात्रों को KCHR में इंटर्नशिप करने की अनुमति होगी। मतलब स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह आपस में अध्ययन करने के लिए जाएंगे। ये परियोजना मालाबार पर 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों से संबंधित है, जिन्हें केरल में 1643 और 1852 के बीच की अवधि में बारे में जानकारी का सबसे व्यापक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एमनेस्टी इंडिया से रिलेटेड। एमनेस्टी इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर के एक्शन को, ठीक है, UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एक्शन को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया। एमनेस्टी इंडिया ने थर्सडे के दिन कहा है UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का जो इनॉग्रेशन था ऑफ ए JCB फैक्ट्री इन गुजरात ए डे आफ्टर JCB बुलडोजर्स वर यूज्ड इन डिमोलिशन इन दिल्ली जहांगीरपुरी एस इग्नोरेंट, ठीक है, इग्नोरेंट के रूप में, मतलब कि जिनको अज्ञानी बोलते हैं ना, जिसको नॉलेज नहीं रहता है, ऐसा कहना है किसका? एमनेस्टी इंडिया का। एंड कॉल्ड ऑन द UK गवर्नमेंट नॉट टू रिमेन साइलेंट, और उनका कहना है कि UK की गवर्नमेंट को साइलेंट नहीं रहना चाहिए। इन ए सीरीज ऑफ ट्वीट एमनेस्टी इंडिया सेड इन द बैकड्रॉप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यूजिंग JCB बुलडोजर टू रेज डाउन शॉप्स ऑफ मुस्लिम, UK Prime Minister's inauguration of JCB factory in Gujarat is not only ignorant, but his silence on the incident is defining. उनका कहना है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हो गई उस पे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन वो कैसे चुपचाप हैं और ऊपर से JCB फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये उनकी अज्ञानता को बताता है, ऐसा एमनेस्टी इंडिया ने ट्वीट किया है। आगे द राइट्स ग्रुप सेड द UK गवर्नमेंट मस्ट नॉट रिमेन ए म्यूट बस टेंडर। इनको म्यूट बस टेंडर मतलब बाई स्टैंडर का यहाँ हम अर्थ देख लेते हैं, वन हु इज प्रेजेंट बट नॉट टेकिंग पार्ट इन ए सिचुएशन। आप वहाँ पर हो लेकिन आप उस सिचुएशन में हिस्सा नहीं ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं म्यूट बस टेंडर। As authorities clamp down on human right, it must bring human rights to the discussion table। ये सब जो हुआ है, ठीक है, इसको लाना चाहिए ह्यूमन राइट्स के टेबल में ताकि इस सबको डिस्कशन किया जा सके।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, इसमें बताया जाता है कि वन्य प्राणियों को हम कैसे करके बचा सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को और क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट बॉडी की ज़रूरत है ताकि मैन और एनिमल के बीच में जो संघर्ष होता है और जानवर की डेथ हो जाती है या फिर ह्यूमन की डेथ हो जाती है, इसके लिए एक एक्सपर्ट बॉडी की ज़रूरत है, एक एक्सपर्ट संस्था या फिर निकाय की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी को बनाने की ज़रूरत है जिसमें एक्सपर्ट लोग शामिल रहेंगे। ये टैकल कर पाएंगे ग्रोइंग इंस्टांसेस ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके लीडर थे राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश। आगे इसमें बताया जा रहा था रिपोर्ट एनालिसिस द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। इस रिपोर्ट ने अध्ययन किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 को, जिसको टेबल्ड लोकसभा में पेश किया गया था दिसंबर 2021 को। बताया जा रहा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। तो ना केवल जानवरों की सुरक्षा की जाती है इस कानून के माध्यम से 1972 के, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है 1972 में जो वन्य जीव प्राणी संरक्षण एक्ट बनाया गया था उसको कई बार संशोधित किया जा सकता है, और अभी जो लेटेस्ट संशोधन किया गया है ना वो और भी ज़्यादा कंप्लाइंट करता है, अनुपालन करता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, जिसको शॉर्टकट में सिटीज़ हम कहते हैं। इसका और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अनुपालन करता, टू विच इंडिया इज़ ए सिग्नेटरी, जिसका इंडिया सदस्य है। One of the clauses proposed by ministry was to have a standing committee of state board for wildlife। बताया जा रहा है एक क्लॉज है जो कि प्रपोज करता है, जिसको प्रपोज किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, टू हैव ए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। SBWL की ज़रूरत है, यह एक प्रकार की कमेटी है। टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मोर पर्पसिव, ये जो बॉडी है और भी अच्छे तरीके से काम कर सके, इसलिए एक कमेटी की यहाँ पर ज़रूरत है। बट द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट सेवरल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंड बॉडीज हैड एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न दैट सच ए बॉडी वुड बी पैक्ड विद ऑफिशियल मेंबर। लेकिन यहाँ पर लोगों की आलोचना ये है कि यहाँ पर केवल ऑफिशियल मेंबर रहेंगे। एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ द SBWL, और इनके पास रहेगी SBWL की पूरी पावर, एंड टेक डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ द SBWL इटसेल्फ, एंड अप बीइंग ए रबर स्टाम्प फॉर फास्टर क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। और इससे जो फास्टर क्लियरेंस दिया जा रहा है प्रोजेक्ट के लिए उसका एंड अप हो जाएगा। अब जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट करी गई है वो किस टाइप की बॉडी रिक्वायरमेंट करी गई है, यहाँ पर बताया जाता है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर होना चाहिए, किसके, SBWL के नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द SBWL 1/3 होना चाहिए। एटलीस्ट 3 इंस्टीट्यूशनल मेंबर होना चाहिए, एंड द डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हिस या फिर हर नॉमिनी। तो डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होना चाहिए उसमें शामिल, या फिर वो किसी को नॉमिनी बना दे। आगे बताया जा रहा है ए वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी इज यूजली ए सबसेट ऑफ मेंबर दैट रिपोर्ट टू ए वाइडर बोर्ड in case of state where it is headed by chief minister and charge of executive day-to-day matters। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी में नॉर्मली मेंबर
होते हैं, सबसेट होता है मेंबर्स लोगों का, जो कि रिपोर्टिंग देता है वाइडर बोर्ड को। इन द केस ऑफ स्टेट, केस के मामले में यदि हम बात करेंगे तो बताया जा रहा है इट इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। यदि ये किसी स्टेट में है तो इसका हेड रहेगा चीफ मिनिस्टर, एंड इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिंग डे टू डे मैटर्स। बताया जा रहा है ये जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है, जब भी कोई बिल पास किया जाता है तो उसकी बारीकी से ये देख रेख करती है, ठीक है, उसकी आलोचना करती है ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द बिल। दिस रिपोर्ट डिवोटेड स्पेस टू द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट is subject not mentioned in the proposed amendment as it was a complex issue as serious as hunting and needed legislative backing। legislative support की ज़रूरत है, ऐसा सलाह देती है यहाँ पर ये। तो द रिपोर्ट रिकमेंड्स एन एडवाइजरी कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी को गठित करने की ज़रूरत है। इसके हेड रहेंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इनको कंसल्ट, हु कैन कंसल्ट द कमेटी, और ये क्या है, कमेटी के साथ में कंसल्टेशन कर पाएंगे टू एक्ट अप्रोप्रिएटली, और जो कमेटी है वो और भी अच्छे से काम कर पाएगी। सच ए कमेटी विथ ए फ्यू मेंबर एंड इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज। इसमें मेंबर कौन रहेंगे, जिनको गहराई से नॉलेज हो, इवॉल्विंग इफेक्टिव साइट स्पेसिफिक प्लान, मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑन चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न एंड फॉर टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन एट शॉर्ट नोटिस।